नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार 100 से अधिक सीट जीत करके नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी भाजपा के लिए एक बार महाराष्ट्र में सत्ता दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा 132 सीट, शिवसेना ने 57 सीट और एनसीपी ने 41 सीट जिताकर बड़ा जनादेश दिया है। बावजूद इसके अगर एनडीए कल तक मुख्यमंत्री चुनने में विफल रही तो सरकार का गठन मुश्किल हो जाएगा और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वहीं सीएम फेस के चयन को लेकर बीजेपी में कशमकश की स्थिति बरकरार है। उधर अजित गुट जो है वो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर अपना समर्थन देने को तैयार है। वहीं शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एक बार जो भी नेता सीएम पद पर आसीन हो गया तो वो दोबारा भी सीएम पद की चाहत रखेगा। वहीं महाराष्ट्र में अगर ऐसा नहीं होता है तो एकनाथ शिंदे बड़ा खेला कर सकते हैं, जैसा हाल ही में हरियाणा में देखने को मिला था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बना दिया गया था। वहीं हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही 6 दिनों में चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलाकर हेमंत सोरेन फिर से सीएम पद पर आसीन हो गए थे। बता दें कि सीएम पद से हटाए जाने से नाराज चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें कि बीजेपी हमेशा से पार्टी और नेताओं को तोड़ने का काम करती आई है। ठीक वही हाल अब बीजेपी का हो गया है और बीजेपी महाराष्ट्र में टूटने के कगार पर खड़ी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन यानी कि एनडीए ने 90 सीट ज्यादा हासिल की हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 145 विधानसभा सदस्यों का होना अनिवार्य है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने सहयोगी पार्टियों के साथ 235 सीट जीतने में सफल रही है। वहीं महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर एनडीए के विभिन्न घटक दलों में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पद पर एकमत होने के लिए बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए के घटक और एनसीपी प्रमुख अजित पवार पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे को ना कहने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आई है। अगर महायुति को मामूली बहुमत मिलता तो शायद शिंदे को सीएम पद से हटाना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी फडणवीस के पाले में जा रख सकती है। इसीलिए एनडीए सीएम शिंदे को मनाने में जुटी है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 26 नवंबर रात 12 बजे से पहले करना होगा, वरना प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाएगा। हालांकि अगर आज महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम जो है वो तय नहीं होता है तो महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए कल का पूरा दिन शेष है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी होती है तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण दोनों का टलना तय है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नंबर 1 चल रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सोमवार शाम को दिल्ली में देखे गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि फडणवीस मुख्यमंत्री पद के मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करने पहुंचे थे। ऐसा माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके महाराष्ट्र वापस आ चुके हैं और फडणवीस ने बीजेपी आला कमान से अपनी सीएम पद की दावेदारी ठोक दी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। इस महाविजय ने पार्टी को एक ऐसा सिरदर्द भी दिया जिसे ठीक करना उसके लिए चुनौती बन गया है। वो जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान दे या सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को। पार्टी आला कमान में इसी को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता फडणवीस और शिवसेना के नेता शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नेताओं की मांग और आला कमान के मंथन के बीच देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। इसकी वजह सिर्फ चुनाव में मिली महाजीत ही नहीं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने सियासी करियर की शुरुआत एबीवीपी से की। उनके पिता भी संगठन से जुड़े रहे। फडणवीस पुराने भाजपाई हैं। वो महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा है। 2014 में उन्हें राज्य की कमान सौंपी गई थी और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, जो इतिहास है। इसके बाद बीजेपी ने जब शिंदे के साथ सरकार बनाई तो फडणवीस को डिप्टी की जिम्मेदारी दी।
बता दें कि महाराष्ट्र में फडणवीस के कद और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए आरएसएस सीएम पद के लिए उनका समर्थन भी किया है। संघ के एक पदाधिकारी ने एक मीडिया हाउस को बताया कि फडणवीस अभी विधायकों के नेता रहे हैं। उनके चेहरे के कारण ही बीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिला। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस का तालमेल भी मजबूत होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। बीजेपी की जीत में संघ का अहम रोल था। आरएसएस ने बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया था। चुनावों से पहले आरएसएस ने ये अभियान शुरू किया था। फडणवीस ने कहा भी था कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में राज्य में बीजेपी की सीट कम होने के बाद विधानसभा चुनावों में लड़ने के लिए संघ से मदद मांगी थी। वहीं महायुति की अहम पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के लिए आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध हैं। 2019 में जब बीजेपी कुछ घंटे के लिए सरकार बनाई थी, तब अजित पवार ही डिप्टी सीएम बने थे। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो शिवसेना को एनसीपी का पर सपोर्ट मिल जाएगी, जिससे अजित पवार ही स्वीकार करें। एनसीपी नेताओं का कहना है कि आंतरिक बैठकों में फडणवीस को समर्थन देने पर सहमति बनी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि कोई कारण नहीं है कि हम सीएम के रूप में फडणवीस का विरोध करें। एनसीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीएम के रूप में फडणवीस को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का अनुभव भी है। वो 5 साल राज्य के सीएम रह चुके हैं। 2014 में से 2019 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद वो महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। देवेंद्र फडणवीस पर 2 पार्टियों को बांटने का आरोप लगा। उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इन सब का सामना किया और अपना संयम बनाए रखा और सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल के साथ काम किया। वहीं लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद वो पद पर बने रहे। लेकिन विधानसभा में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू किया और बीजेपी के नेतृत्व में महागठबंधन ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। वहीं अगर सीएम फेस नहीं फाइनल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगना बिल्कुल तय है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 356 के तहत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला ये कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो, या फिर राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। इसी के अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। बता दें कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। वहीं अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में इसका अनुमोदन किया जाता है और फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अनुमोदन किया जाना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन रहता है। इसे 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों की मदद से कामकाज संभालता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो ये भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों पर प्रयोग संसद करेगी। ऐसी स्थिति में संसद की ही राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करता है। अब देखना होगा कि महायुति सीएम फेस कब फाइनल कर देती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।